हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चाइल्ड मेकर्स क्लासेस में। तो दोस्तों ये वीडियो नम्मा होगा जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 15 अनुवांशिकी को देखेंगे। ये वीडियो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एक वर्णात पुरुष का विवाह दूसरे वर्णात पुरुष की सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? तो आधे पुत्र वर्णाद होंगे। एक वर्णात पुरुष का विवाह दूसरे वर्णात पुरुष की सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध होंगे। एक वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना क्या है? तो 0%। एक वर्णात पुरुष और सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना क्या है? तो 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। जीन शब्द किसने बनाया था? तो डब्ल्यू.एल. जोहानसन ने। जीन शब्द किसने बनाया था? तो डब्ल्यू.एल. जोहानसन ने। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का। वर्णांध वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो हरा। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो हरा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांध के लक्षण किसमें उत्पन्न होगा? तो पुत्रियों के पुत्रों में। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांध के लक्षण किसमें उत्पन्न होगा? तो पुत्रियों के पुत्रों में। हीमोफीलिया किस प्रकार की व्याधि है? तो आनुवंशिकी। हीमोफीलिया किस प्रकार की व्याधि है? तो आनुवंशिकी। आनुवंशिकता के जनक कौन कहे जाते हैं? तो मेंडल। आनुवंशिकता के जनक कौन कहे जाते हैं? तो मेंडल। जीन किसकी इकाई है? तो आनुवंशिकी की। जीन किसकी इकाई है? तो आनुवंशिकी की। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ होते हैं? तो गुणसूत्रों में। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ होते हैं? तो गुणसूत्रों में। अगला देखिए, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ होते हैं? तो गुणसूत्रों में। जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग है। जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो डॉक्टर हरविंद खुराना। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो डॉक्टर हरविंद खुराना। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने। चलिए दोस्तों, मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बीडल और टेटम ने। एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बीडल और टेटम ने। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? तो 23। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? तो 23। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण क्या होता है? तो XY। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण क्या होता है? तो XY। यानी मनुष्य में लड़का में गुणसूत्र होता है तो XY। अगला देखिए, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम किसका होता है? तो पिता का। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम किसका होता है? तो पिता का, क्योंकि पिता में X और Y क्रोमोसोम होता है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? तो गुणसूत्र द्वारा। माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है? तो गुणसूत्रों द्वारा। लाल और हरा वर्णांधता होने का क्या कारण है? तो X गुणसूत्रों की वंशागति। लाल और हरा वर्णांधता होने का क्या कारण है? तो X गुणसूत्रों की वंशागति। हीमोफीलिया में क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स।
गुणसूत्र में क्या होता है? तो डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम में क्या होता है? तो डीएनए और प्रोटीन। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए का संश्लेषित करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो कॉर्नबर्ग को। सर्वप्रथम सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए का संश्लेषण करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो कॉर्नबर्ग को। चैप्टर नंबर 16 उद्विकास। तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने। लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो डी ब्रिज ने। डी ब्रिज। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? तो डी ब्रिज। समरूप अंग कैसे होते हैं? तो कार्य में समान। समरूप अंग कैसे होते हैं? तो कार्य में समान। एक ऐसा अंग जो अलग अलग कारणों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना और एवं भूर्णीय प्रक्रिया में समानता रहती है, तो क्या कहलाता है? समझाता अंग। वैसा अंग जो अलग अलग कामों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना और भूर्णीय प्रक्रिया में समानता रहती है, वो क्या कहलाते हैं? समझाता अंग। यानी समझाता अंग कामों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना और भूर्णीय प्रक्रिया में समान होती है, उसे क्या कहते हैं? समझाता हूँ। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को किस प्रकार स्पष्ट किया जाता है? तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को किस प्रकार स्पष्ट किया जाता है? तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। यानी जो भी सांप जिस अंग का उपयोग करेगा उसमें जो है ना वो अंग रहेगा, जिस अंग का उपयोग नहीं करेगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? उपयोग और अनुपयोग के नियम। अंगों के उपयोग और अनुपयोग के सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित है अथवा नहीं? तो नहीं। अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित है या नहीं? तो नहीं। तो अंगों का उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेमार्क ने। यानी लेमार्क का कहना था कि जो चीज़ का जितना हम उपयोग करेंगे वो चीज़ उतना क्या होगा? मतलब कि अस्तित्व में रहेगा। जो चीज़ का हम उपयोग नहीं करेंगे वो क्या हो जाएगा? एक न एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा। तो वही है अंगों का उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत। तो अंगों का उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित है या नहीं? तो नहीं। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डार्विन द्वारा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डार्विन द्वारा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। क्या जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो नहीं। क्या जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो नहीं। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? तो बंदर। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? तो बंदर। मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा है? तो कर्ण पल्लव पेशियाँ। मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा है? तो कर्ण पल्लव पेशियाँ यानी कान की पेशियाँ। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो लेमार्क के द्वारा। तो प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून यानी नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो लेमार्क द्वारा। विकसित जंतुओं में पाए जाने वाले कुछ स्पष्ट लेकिन अर्ध विकसित एवं निष्क्रिय अनुपयोगी अंग क्या कहलाते हैं? तो अवशेषी अंग। विकसित जंतुओं में पाए जाने वाले कुछ स्पष्ट लेकिन अर्ध विकसित एवं निष्क्रिय अनुपयोगी अंग क्या कहलाते हैं? तो अवशेषी अंग। विकसित जंतुओं में पाए जाने वाले कुछ अस्पष्ट लेकिन अर्धविकसित एवं अनुपयोगी एवं निष्क्रिय अनुपयोगी अंग क्या कहलाते हैं? तो अवशेषी अंग। क्लोरोफिल युक्त पादपों एवं जंतुओं के संयोजक के रूप में किसे जाना जाता है? तो युग्लिना को। क्लोरोफिल युक्त पादपों एवं जंतुओं के संयोजक के रूप में किसे जाना जाता है? तो युग्लिना को। नियत तापी जंतुओं में ठंडे प्रदेशों में रहने वाले सदस्यों का शरीर
अधिक का अधिक बड़ा होता जाता है। यह किसका नियम है? बीजमान का नियम। नियत तापी जंतुओं में ठंडे प्रदेशों में रहने वाले सदस्यों का शरीर अधिक से अधिक बड़ा होता जाता है। यह किसका नियम है? बीजमान का नियम। लेमार्क ने जैव विकास के अपने विचारों को किस पुस्तक में प्रकाशित किया है? तो फिलोसफिक जूलॉजिक। लेमार्क ने जैव विकास के अपने विचार किस पुस्तक में प्रकाशित किया है? तो फिलोसफिक जूलॉजिक में। कम या अधिक उपयोग के कारण जंतुओं के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उपार्जित लक्षण। कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण क्या है? कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण। जीन के डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या अथवा विन्यास के क्रम में आने वाले उन परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो जीन उत्परिवर्तन। जीन के डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या अथवा विन्यास के क्रम में आने वाले उन परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो जीन परिवर्तन। वे अंग जो संरचना में समान लेकिन कामों में अलग हो सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो समजात अंग। वे अंग जो संरचना में यानी स्ट्रक्चर में समान लेकिन कामों में अलग हो कार्यों में अलग हो क्या कहलाते हैं? तो समजात अंग। वे अंग जो समान काम कार्य के लिए उपयोजित हो जाते हैं तथा एक से दिखाई देते हैं लेकिन मूल संरचना और भूर्णीय परिवर्तन में अलग होते हैं क्या कहलाते हैं? समवर्ती अंग। वे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाते हैं तथा एक से दिखाई देते हैं लेकिन मूल रचना और भूर्णीय परिवर्तन में अलग होते हैं क्या कहलाते हैं? समवर्ती अंग। सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी कौन है? तो आर्कियोप्टेरिस। सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी कौन सी है? आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? तो विषाणु। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? तो विषाणु। रामापिथेकस का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारत के शिवालिक पहाड़ियों से। रामापिथेकस का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारत की शिवालिक पहाड़ियों से। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो नंबर 9 यहीं पे समाप्त होता है जिसमें हम लोग 16 चैप्टर नंबर 15 और 16 को देख लिए हैं। अगला वीडियो जो वीडियो नंबर 10 होगा या पार्ट नंबर 10 होगा उसमें हम जंतु जगत का वर्गीकरण को देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।